तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन डोलवानी और आज से हम शुरुआत करेंगे एक नए सफ़र की, जिसका नाम है सब्जेक्ट फिजिक्स और क्लास है 12th। ठीक है। आप में से कई लोग मेरे को जानते होंगे जो मेरे से ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, बट मैं कहूँगा कि ये आपके लिए गोल्डन गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, दोनों ऑफलाइन और ऑनलाइन बच्चों के लिए, जो ऑनलाइन कैरी कर रहे हैं वो और जो ऑफलाइन कैरी कर रहे हैं वो। क्योंकि ऑफलाइन वालों के पास ये एक दूसरा मौका होगा कि अपनी क्लासेस को वापस देखने का, फिजिक्स की, और तैयारी को वापस स्ट्रॉन्ग करने का। और बाकी जो बच्चे ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अपन कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी है जिससे कि वो अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो जो सबसे बेसिक क्वेश्चन जो बार बार क्लासेस के अंदर बच्चे पूछते हैं कि सर फिजिक्स सब्जेक्ट इतना हार्ड क्यों है, डिफिकल्ट क्यों है, समझ में क्यों नहीं आता, और इसके अंदर अपन क्या अप्रोच रखें कि जिससे हम बेटर मार्क्स गेन कर सकें। तो मैं उन सब लोगों के लिए ये कहना चाहूँगा, उन स्टूडेंट्स के लिए, कि बेटा सब्जेक्ट कोई भी डिफिकल्ट या ईजी नहीं होता है। सबसे ईजी और डिफिकल्ट जो होता है वो होता है अपने लिए, उसके लिए अप्रोच, कि अपन कैसी अप्रोच से उसको फेस कर रहे हैं। अगर आपने एक चैप्टर को, जो भी आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं उसको, अगर आपने पर्टिकुलर किसी यूनिट्स के अंदर डिवाइड करा टॉपिक वाइज, और फिर उन टॉपिक्स को कवर करने के बाद बेसिकली उनके वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करा, तो आपका माइंड ऑटोमेटिक वर्क करेगा कि ठीक है ये कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं इस पे ऐसे अप्रोच से क्वेश्चन करूंगा। तो मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप जब भी कोई चैप्टर नया स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले उसको समझे कि उसके अंदर अपन को उसकी अप्रोच क्या रखनी है और उसको अपन को कैसे सोल्व करना है। ठीक है। तो पहले उसको मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले आप उसके अंदर पर्टिकुलर यूनिट्स के अंदर चैप्टर को डिवाइड कर दें, और फिर उसके अंदर वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आप उसके अप्लाई करें, जिससे कि आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और दूसरों से एज कम्पेयर टू आप बेटर मार्क्स गेन कर सकते हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना कि भाई हारा वही जो लड़ा नहीं और जीता वही जो झुका नहीं। तो चलो आज से हम शुरू करते हैं अपना एक नया चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस, चैप्टर नंबर 1। तो जुड़ जाइए मेरे साथ। तो आज से एक नए सफर की, एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं ऑनलाइन क्लासेस विद मी बाय इनसाइड ट्यूटोरियल। चलो, तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। तो जिसका पहला टॉपिक आज का अपना इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर रहेगा इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि बुक फर्स्ट जो फिजिक्स की है वो आपस में इंटीग्रेटेड और चेन रिएक्शन में, अब सर इंटीग्रेटेड और चेन रिएक्शन में कैसे है, तो मैं ये कहूँगा कि बेटा चैप्टर 1 समझ में आएगा तो ही चैप्टर 2 समझ में आएगा, और जब चैप्टर 1-2 आप क्लियर करोगे तभी आप चैप्टर 3 पे पहुंच सकते हो। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि सर मैं चैप्टर 1-2 स्किप करके डायरेक्ट चैप्टर 3 पढ़ लूँ, ऐसा आप कर ही नहीं सकते। क्यों सर? तो एक बार देखिए यहाँ पे कि जो आपके बुक 1 का सिलेबस रहेगा वो आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड है फिजिक्स के अंदर। क्योंकि बेसिकली बुक फर्स्ट के अंदर आपको दो ब्रांचेस पढ़नी है। दो ब्रांचेस सर कौन कौन सी है? तो एक तो ब्रांच है आपकी सर इलेक्ट्रोस्टैटिक, और दूसरी ब्रांच आपकी जो आपको डील करनी है उसका नाम है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। उसका नाम है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब सर ऐसे कैसे? तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच है फिजिक्स की, उसके अंदर आप डील करोगे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से। ठीक है। अब सर इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक अपन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अपन बेसिकली फर्स्ट बुक के अंदर पढ़ रहे हैं चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो मैं ये कहूंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर अपन कहते हैं कि चार्ज किस पे रहता है? रेस्ट पे रहता है, कि चार्ज इज एट रेस्ट। अब इसके रेस्ट पे रहने से जो जो इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज है, जैसे कि सर इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होते हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, गोस की एप्लीकेशन क्या होती है। चैप्टर 2 में जाओगे सर वहां पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है। तो ये सारी चीजें आप कहाँ पढ़ोगे? चैप्टर 1-2 के अंदर, जो आपकी कौन सी ब्रांच में आएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। जैसे आप ये दोनों पोर्शन कवर करते हैं तो आपका अगला टारगेट रहेगा इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब इसके अंदर क्या होगा? क्योंकि इसमें कहानी स्टार्ट होगी चैप्टर 3 से, जहां पे आपका चार्ज किस में आएगा? मोशन के अंदर। तो ये वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर अपन कहते हैं कि अपना चार्ज किस में आ जाता है भैया? मोशन के अंदर आ जाता है। किस में आ जाता है? मोशन के अंदर। तो इसके अंदर आप चैप्टर 3 के अंदर पढ़ोगे इलेक्ट्रिक करंट। क्या पढ़ोगे? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ोगे। ठीक है। जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ पे कंप्लीट करोगे तब आप अप्रोच करोगे चैप्टर 4, 5 और 6 को। अब सर चैप्टर 4, 5, 6 एक साथ नाम क्यों बताया आपने? क्योंकि चैप्टर 4, 5, 6 जो आपके चैप्टर्स हैं ये सारे के सारे किससे रिलेटेड हैं? मैग्नेट से रिलेटेड है। अब मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड कब आता है? जब चार्ज आपका किस में होता है भैया? मोशन के अंदर होता है। तो बेसिकली अपन ने ये समझा कि अपने 1 से लेके चैप्टर 6 तक की कहानी जो है आपस में जुड़ी हुई है। जैसे आप चैप्टर 1-2 को जब चार्ज रेस्ट पे होता है पढ़ोगे तभी आप अप्रोच कर पाओगे कि चार्ज मोशन में होगा तो उसके अंदर क्या वेरिएशंस आएंगे। ठीक है। तो इसलिए आप फिर पढ़ोगे चैप्टर नंबर 3। अब तुमने बचपन में 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा कि सर जब चार्ज मोशन करता है तो उसके सराउंडिंग में क्या आता है? मैग्नेटिक फील्ड आता है।
जिससे अट्रैक्शन होता है। तो अपन ये कह रहे हैं कि जैसे चार्ज मोशन करेगा इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगी, तो जब किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट आती है तो उसके सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेट। तो इसलिए अपन कह रहे हैं कि यहाँ पे चैप्टर 4, 5, 6 के आएंगे आपके मैग्नेटिक फील्ड के। जैसे आप 1 से लेके चैप्टर 6 तक अप्रोच करते हो, उसके बाद की कहानी जो बुक 1 की है वो ये है। उसके बाद आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 7, एक पर्टिकुलर करंट जिसका नाम है एसी, अल्टरनेटिंग करंट। तो यहां अपन पढ़ेंगे करंट का एक टाइप जिसका नाम क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, और इस बुक को अपन एंड करेंगे चैप्टर नंबर 8 के साथ जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये जो बुक फर्स्ट एंड होगी वहीं से अपना क्या स्टार्ट होगा, बुक नंबर 2, जहां अपन पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर और क्वांटम फिजिक्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर भी अपन ये देखेंगे कि जो चार्ज होता है वो अगर एक्सिलरेट करता है तो फिर वो किसको प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करता है। तो ये सारी कहानी अपन देखेंगे बुक फर्स्ट के अंदर। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ जाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपन शुरू करते हैं अपना एक नया जर्नी रिलेटेड टू फिजिक्स। तो आइए शुरू करते हैं पहला टॉपिक चैप्टर नंबर फर्स्ट का, यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है चार्ज एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, तो जब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी भैया चार्ज होता क्या है, क्या कभी तुमने चार्ज को देखा है, तो तुम बोलोगे सर चार्ज को मैंने देखा तो नहीं है, बट चार्ज को मैंने फील किया है कि चार्ज के कारण ही क्या होता है, या तो अट्रैक्शन होता है या फिर रिपल्शन होता है। तो आप ये कहोगे कि सर चार्ज होते हैं वो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है, और ये भी किसी भी एक सब्सटेंस या किसी भी एक मैटर की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। तो वैसे अपन अगर इसकी डिफाइन बनाना चाहें तो इसकी डिफाइन बिल्कुल सिंपल सी है कि व्हाट इज चार्ज। तो अपन ये कहेंगे कि इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ। अब सर इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, तो इंट्रिंसिक का मतलब होता है इंटरनल। क्या होता है, इंटरनल। तो इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, क्योंकि पार्टिकल्स तो एलिमेंट्री होंगे ना भैया, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो अपन क्या कह रहे हैं, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ एनी मैटर by which it experiences electrostatic, by which it experiences electrostatic force of attraction and repulsion। अच्छा, और एक अंदर की बात बताऊं, जो इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक अपन इससे रिलेटेड फिनोमेना देखेंगे, ये बेसिक फंडामेंटल्स है, ठीक है ना। क्योंकि चार्ज कोई भी मैटर की क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जैसे कि मास होता है। तो अपन कह रहे हैं कि अगर कोई भी मैटर है उसके अंदर क्या होगा, चार्ज तो होगा ही होगा, क्योंकि बेसिक सब किससे बने हुए हैं, एटम से बने हुए हैं। तो जब भी जहां बात एटम की होगी वहां उसके साथ क्या एसोसिएट होगा, चार्ज होगा। उसके अंदर प्रोटॉन्स होंगे, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके अंदर न्यूट्रॉन्स होंगे। तो अपन कह रहे हैं कि एक तरह से क्या होगी, चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे कि मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जिसमें आज की अपन क्लास को क्या करेंगे, एंड करेंगे। जो अपना सबसे लास्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा चार्ज वर्सेस मास। तो वहां अपन देखेंगे दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या क्या है। तो अभी तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, चार्ज। तो चार्ज के बारे में अपन ने क्या देखा कि ये एक तरह से क्या होती है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल की। अब सर एलिमेंट्री पार्टिकल क्या क्या हुआ है, सर इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, जो भी है। अब ये किसके अंदर पाए जाएंगे सर, एलिमेंट्री पार्टिकल किसी मैटर के अंदर। तो अपन कह रहे हैं कि किसी भी मैटर के अंदर जो एलिमेंट्री पार्टिकल है उसकी ये क्या होती है, इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण अपन क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। और वो फोर्स किस नेचर का होता है, दो नेचर का, या तो अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन। और आप सबने ये पढ़ा हुआ है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो तो क्या करते हैं सर, रिपेल करते हैं। और जबकि जो सर अनलाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं सर, वो सर अट्रैक्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी भी अपन को पता है, ठीक है। अब सर और क्या क्या ध्यान रखना है अपन को चार्ज के बारे में, तो आओ देखते हैं। तो और अपन को ये ध्यान देना है कि जो चार्ज है कि सर इसकी यूनिट क्या होती है। तो देखिए जो चार्ज है उसकी यूनिट होगी सर कूलम। क्या यूनिट होगी, कूलम, ठीक है।
और कुलाम होने के बाद जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं C से। अगर मैं पूछूं सर इसकी डायमेंशन क्या होगी, चार्ज की डायमेंशन क्या होगी, तो सर इसके लिए आपको चार्ज का फॉर्मूला पता होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। तो सर मेरे को पता है कि जो करंट होती है उसका फॉर्मूला होता है I इक्वल टू क्यू बाई टी। क्या होता है फॉर्मूला? I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो वहां से अगर मैं चार्ज का फॉर्मूला निकालूंगा तो चार्ज का फॉर्मूला आएगा Q इक्वल टू आई टी। अब इसके अंदर क्या होता है सर, हमारी करंट होती है एम्पियर के अंदर, तो इसकी फंडामेंटल यूनिट क्या होगी, डायमेंशन क्या होगी, A1। और टाइम है, टाइम की क्या होगी सर, T1। तो यहां से अपने पास इसकी डायमेंशन क्या बनी सर, A1 T1। तो चार्ज की डायमेंशन अपने पास में क्या आई सर, A1 T1, और यूनिट क्या होती है, कुलाम। अच्छा मेरे को बताओ ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है चार्ज? तो हाँ बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि जब अपन चार्जेस को ऐड करेंगे तो वहां अपन कौन सा सम पढ़ते हैं, एलजेब्रिक सम, ना कि वेक्टर सम। वेक्टर सम अपन देखेंगे आगे फोर्सेस के अंदर, तो वो तभी अप्लाई होगा जब अपन वेक्टर क्वांटिटी से डील करते हैं। बट चार्ज एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, तो इसलिए यहाँ पे अपन इतना सम भी कैसा करते हैं, एलजेब्रिक सम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हुई। अच्छा मैं अगर पूछूं कि सर चार्जेस के टाइप क्या होते हैं, चार्जेस के टाइप्स क्या होते हैं, तो आपने पहले ही कहा था कि सर चार्जेस के कितने टाइप होंगे, 2 टाइप्स होंगे। अब सर 2 टाइप क्या क्या होंगे, या तो चार्ज पॉजिटिव होगा या चार्ज नेगेटिव होगा। सर पॉजिटिव कैसे होता है, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा सर, प्रोटॉन। अच्छा सर नेगेटिव कौन सा होता है, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। तो इतनी बात समझ में आई कि सर चार्ज क्या होता है, इंटरनल प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल की, जो किसके अंदर रखे होते हैं सर, मैटर के अंदर, जिसके कारण वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं सर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, जो अपन कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन ये देखा कि सर चार्ज एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, उसकी यूनिट होती है कुलाम, और उसकी डायमेंशन क्या होती है, A1 T1। उसके बाद अपन ने ये भी देखा कि सर लाइक चार्जेस क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद फिर अपन ये देखा कि सर टाइप्स क्या होते हैं, तो सर टाइप्स 2 ही होते हैं, एक तो सर चार्ज का पॉजिटिव टाइप होता है, दूसरा चार्ज का कैसा टाइप होता है, नेगेटिव। अब सर पॉजिटिव के एग्जांपल क्या हुए, प्रोटॉन, नेगेटिव का एग्जांपल क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक बात और बता दो सर यहाँ पे, जो हमको बार बार कंफ्यूजन करता है कि फंडामेंटल चार्ज क्या होता है। तो मैं आपको वापस ये बताना चाहूंगा, फंडामेंटल चार्ज जो होता है वो 1E के बराबर होता है। जो अपना फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है सर, 1E के बराबर होती है। अब ये 1E क्या होता है सर, इसकी वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इसको बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, तो प्रोटॉन का चार्ज होगा 1.6 पॉजिटिव में 10⁻19 कूलम। और अगर इलेक्ट्रॉन का पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन का होगा माइनस में 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये तो हो जाएंगे इनके चार्ज। बट अगर तुमसे पूछा जाए, जहाँ पे आप बार बार कंफ्यूजन करते हो एक दूसरे को कि सर इनका मास क्या है, जो आपको लास्ट तक याद नहीं होता है, तो मैं ये कहूंगा भैया इलेक्ट्रॉन का मास तो होता है 9.1 10⁻31 kg। ठीक है, और इसका मास देखोगे तो इसका मास होता है 1.6727 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत डाटा है जो आपको यहाँ तक याद करना पड़ेगा इंट्रोडक्शन के लिए, क्योंकि जब इनके न्यूमेरिकल्स आते हैं तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको वैल्यूज गिवन होती है, बट बाय चांस अगर आपको वैल्यूज वगैरह गिवन ना हो तो फिर आपको इतना डाटा याद होना चाहिए। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि चार्ज क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अपना अगला टॉपिक रहेगा जनरेशन ऑफ चार्जेस, कि सर वो कौन कौन से मेथड है जिससे अपन चार्ज को जनरेट कर सकते हैं। तो कोई बताएगा मेरे को कि भैया जनरेशन ऑफ चार्जेस के क्या क्या मेथड है, क्योंकि बचपन में तुमने एक एक्टिविटी तो जरूर करी होगी, वो क्या है सर बताओ, कि आपने अपनी स्केल्स को लिया होगा और अपने ड्राई हेयर्स के ऊपर रब किया होगा, और जो आपके पास पीसेस ऑफ पेपर्स रहते हैं उनके पास में उसको लेके जाए होंगे आप। तो आपने देखा होगा कि उस स्केल के अंदर क्या होता है, मिरेकल होता है, जादू होता है, कि जो आपके कागज के टुकड़े रहते हैं ना वो उससे स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं उससे। तो ऐसा क्यों सर, क्योंकि अपन अगर चार्ज की कहानी को हिस्ट्री की तरफ लेके जाएं, तो अगर आप चार्ज की हिस्ट्री सुनोगे तो वहां पे ऐसा है कि जो चार्ज है ना, जो चार्ज है उसको सबसे पहले ग्रीक साइंटिस्ट ने डेवलप, मतलब कि इनोवेट किया था 600 BC के अंदर। उनका भी काम कुछ नहीं था, उन्होंने क्या करा, बैठे बैठे बोले क्या करना है, तो उन्होंने बैठे बैठे दो चीजों को आपस में रब करा, तो देखा उनके अंदर क्या हुआ, दूसरी चीजों को अट्रैक्ट और रिपेल करने की क्या आ गई, प्रॉपर्टी आ गई।
तो वहां से ये कहानी स्टार्ट हुई कि जब अपन दो सब्सटेंसेस को आपस में रब कर रहे हैं तो उनके अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमेना हो रहा है, मतलब कि वो आपस में क्या जनरेट कर रहे हैं, चार्ज को डेवलप कर रहे हैं। और इसका सबसे बेसिक एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया कि जब आप किसी स्केल को ड्राई हेयर से क्या करोगे, रब करोगे, तो उसके अंदर भी क्या आएगी, अट्रैक्शन और रिपल्शन की क्या आ जाएगी, प्रॉपर्टी आ जाएगी। ठीक है, तो अब जनरेशन ऑफ चार्जेस के सर कितने मेथड है ये हमको बता दो। तो देखते हैं भैया, तो जनरेशन ऑफ चार्जेस के आपके पास है बेटा तीन मेथड। कितने मेथड है, तीन मेथड। पहला मेथड है बाय रबिंग। पहला मेथड क्या है आपका, बाय रबिंग, या जिसको अपन बोलते हैं फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। दूसरा मेथड जो आपका रहेगा वो रहेगा बाय कांटेक्ट। ठीक है, और जो तीसरा मेथड रहेगा उसको बोलते हैं बाय इंडक्शन। क्या बोलते हैं, बाय इंडक्शन। तो आपको जनरेशन ऑफ चार्जेस के कितने मेथड पढ़ने भैया, तीन मेथड। अब तीन मेथड कौन कौन से हैं, बाय रबिंग और फ्रिक्शन, दूसरा है बाय कांटेक्ट और तीसरा क्या है, बाय इंडक्शन। अब सबसे पहला मेथड जो आज आप ये डिस्कस करेंगे अपन, जिसका नाम है सर बाय फ्रिक्शन, या जिसका नाम क्या है, बाय रबिंग। अब सर इसके अंदर क्या होता है, तो इसका डेमो तो अभी अपन ने बता दिया। क्या बताया सर, कि जब दो सब्सटेंसेस या दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में अपन रब करेंगे तो उनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एक फिनोमेना आता है कि उसके कारण उनके ऊपर क्या डेवलप होता है, चार्ज डेवलप होता है, कि कुछ बॉडीज चार्ज को लिबरेट करती है, कुछ चार्जेस को क्या करती है, गेन करती है। ठीक है ना, तो अब कैसे होगा देखो समझो, कि जैसे मैंने कहा कि मेरे पास में दो रोड थी, एक थी सिल्क रोड और दूसरी थी भैया मेरे पास में कौन सी रोड, दूसरी थी ग्लास रोड। अब जैसे इन दोनों रोड्स को मैंने आपस में रब करा तो थोड़ी देर के बाद देखोगे कि जो सिल्क रोड है, तो सिल्क रोड पे तो आ जाएगा नेगेटिव साइन, और जो आपका ग्लास रोड होगी उस पे कौन सा साइन आ जाएगा, पॉजिटिव साइन। तो बेसिकली इनके अंदर सर हुआ क्या ये बता दो आप एक बार। तो मैंने बोला कि जैसे इनको मैंने आपस में रब करा तो इस बॉडी ने इसके अंदर बता दो क्या हुआ, सिल्क रोड और ग्लास रोड के अंदर ये ऐसा कैसे हुआ कि रब करने के बाद सिल्क रोड तो नेगेटिव चार्ज गेन कर रही है और ग्लास रोड क्या कर रही है, पॉजिटिव चार्ज गेन कर रही है। तो अपन देखेंगे जैसे इन दोनों रोड्स को अपन आपस में फ्रिक्शन करवाएंगे या रब करवाएंगे, तो यहाँ पे जो ग्लास रोड होगी वो ग्लास रोड तो क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लिबरेट करके किसको ट्रांसफर कर देगी, सिल्क रोड को। तो जैसे ट्रांसफर करेगी तो इसके ऊपर तो इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, तो इसके ऊपर साइन कैसा आएगा, नेगेटिव का। बट जैसे आप इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लिबरेट किया, तो केमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ते हो आप, कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपने चार्जेस को रिलीज करता है तो उसके ऊपर कैसा साइन आता है, पॉजिटिव। तो इस ग्लास रोड पे साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। हाँ, बट यहाँ पे एक फंडा ध्यान रखना, चार्जेस हमेशा कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं, कंजर्वेशन लॉ को। मतलब कि जितना चार्ज एक बॉडी ट्रांसफर करेगी उतना चार्ज दूसरी बॉडी गेन करेगी। तो ओवरऑल सिस्टम का चार्ज हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो जैसे मैंने बोला कि यहां से इसने इसको 2 कूलम चार्ज क्या करा, लिबरेट किया, तो भाई इसका तो 2 क्या हुआ, प्लस का हो जाएगा कूलम, और जबकि इसका क्या हो जाएगा, माइनस का 2 कूलम। तो ओवरऑल सिस्टम का चार्ज देखोगे अभी भी क्या है, 0 है, क्योंकि प्लस का 2 माइनस का 2, टोटल चार्ज कितना बनेगा, 0। तो अपन कह रहे हैं कि पूरे सिस्टम का चार्ज क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब अगर सर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहे तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, फ्रिक्शन और रबिंग की, अगर गलती से पूछ ले तो, कुछ बोर्ड्स के अंदर पूछ भी लेता है। तो भैया अपन कहेंगे कि द प्रोसेस इन विच ट्रांसफर ऑफ चार्ज टेक प्लेस when two objects rubbed together, when two object rubbed together, मतलब क्या कह रहे हैं, द प्रोसेस इन विच चार्जेस का ट्रांसफर क्या होगा, टेक प्लेस करेगा। और कब करेगा, जब उन दोनों को आपस में अपन क्या करेंगे, रब्ड करेंगे। ठीक है ना, तो जब भी दो ऑब्जेक्ट्स को आप रब करोगे तो उसके अंदर क्या होगा, चार्जेस का ट्रांसफर होगा ही होगा। बट एक बात यहाँ पे और ध्यान देंगे आप, कि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होगा, अप्लाई होगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज विल बी अप्लाई हेयर। मतलब कि जो टोटल चार्ज रहेगा वो किसी भी बॉडी का क्या रहेगा, सिस्टम का क्या रहेगा,
हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब कि इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस का क्या होता है, ट्रांसफर और गेन होता है। तो अपन ये भी कह सकते हैं यहाँ पे कि हेयर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज विल गेन और लूज। बताओ समझ में ही बात नहीं आई। तो सबसे पहला मेथड क्या है चार्जेस को जनरेट करने का, तो सबसे पहला प्रोसेस है चार्ज को जनरेट करने का बाय फ्रिक्शन और बाय रबिंग, जिसके अंदर अपन ये देख रहे हैं कि जब भी अपन दो बॉडीज या ऑब्जेक्ट को आपस में रब करेंगे तो उनके बीच में क्या होगा, चार्जेस का ट्रांसफर होगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैंने और क्या बताई कि चार्जेस का ट्रांसफर जब भी टेक प्लेस करेगा तो वहां पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, जो अपन आगे देखेंगे प्रॉपर्टी के अंदर, कि यहाँ पे कंजर्वेशन रूल अप्लाई होगा कि जितना एक बॉडी चार्ज को लिबरेट करेगी उतना ही दूसरी बॉडी उसको क्या करेगी, गेन करेगी। तो ओवरऑल जो चार्जेस का अमाउंट है वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब सर दूसरा मेथड बताओ बाय कांटेक्ट और बाय इंडक्शन। तो जो सेकंड प्रोसेस है वो अपना है बाय कांटेक्ट। क्या है, बाय कांटेक्ट। अब सर इसके अंदर क्या होता है, तो अगर अपन बात करें बाय कांटेक्ट और तीसरा मेथड बाय इंडक्शन, दोनों के अंदर बस एक छोटा सा डिफरेंस है। कांटेक्ट के अंदर तो क्या होता है सर, सेम चार्ज डेवलप होता है दूसरी बॉडी के ऊपर, जबकि इंडक्शन के अंदर कौन सा होता है सर, अपोजिट चार्ज डेवलप होता है। और अगर डिफरेंस की बात करें, कांटेक्ट के नाम में ही कांटेक्ट आ रहा है तो वहां दो बॉडीज को आपस में कांटेक्ट मतलब टच करवाना पड़ेगा, जबकि इंडक्शन में दूर से दिखाएंगे भाई देख इसके पास चार्ज है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो अपन कह रहे हैं कि सर बाय कांटेक्ट में क्या होगा, देखो मैंने बोला मेरे पास में एक पहले से चार्ज बॉडी थी जिसका नाम था ए, ठीक है, इसके पास में कहीं पे कहीं दूर एक बी ऑब्जेक्ट और रखा हुआ है जो है न्यूट्रल, जिसको अपन अनचार्ज्ड कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अनचार्ज्ड। और ये कौन सी चार्ज है भैया, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये सिचुएशन हो गई अपनी ए। कौन सी सिचुएशन हो गई, ए। तो इसमें मैं क्या कह रहा हूं कि एक बॉडी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है दूसरी बॉडी के पास लेके आओ बी जो कैसी है, न्यूट्रल और अनचार्ज। अच्छा यहाँ पे एक बात और रिमार्क करना, कभी भी अपन ये कहेंगे ना कि कोई बॉडी न्यूट्रल या अनचार्ज है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास चार्ज है नहीं, उसके पास चार्ज है बट वो चार्ज बैलेंस में है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। क्योंकि भाई अपन बात करते हैं इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर का मतलब ये तो ना कि उसके पास चार्ज नहीं होगा, चार्ज तो होगा बट वो दिखाता नहीं है। दिखाता क्यों नहीं है, क्योंकि चार्ज उसके पास कैसा रहता है, बैलेंस में रहता है, जितना चार्ज पॉजिटिव उतना चार्ज नेगेटिव। तो चार्ज तो इसके पास होगा, बट अब अपन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज को किसके पास लेके आए, न्यूट्रल के पास। सेकंड स्टेप में क्या करो, दोनों का कॉन्टेक्ट करवा दो भैया। तो मैंने बोला ये अपना ए वाला ऑब्जेक्ट जिसपे कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव, इसको किससे कॉन्टेक्ट करवा दिया भैया, बी वाले से इसका कॉन्टेक्ट करवा दिया। अब जैसे बी वाले से इसका कॉन्टेक्ट कराया तो दोनों के बीच में चार्जिंग की क्या होगी, शेयरिंग होगी। अब जैसे शेयरिंग हो गई तो थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा, जो अपनी अनचार्ज बॉडी थी उसके ऊपर भी क्या आ जाएगा भैया, उसके ऊपर भी चार्ज आ जाएगा, उसके ऊपर भी चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप के अंदर आप इसको अलग कर दो तो दोनों बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। तो अपन ने देखा कि भैया इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर कुछ ऐसा हुआ कि जब अपन एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास में लेके आ रहे हैं बाय कांटेक्ट प्रोसेस, तो दोनों के ऊपर सिमिलर चार्ज डेवलप हो रहा है। दोनों के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है, सिमिलर। और किससे डेवलप हो रहा है, जब उसको अपन क्या लेके आ रहे हैं, कॉन्टेक्ट में लेके आ रहे हैं। तो अगर मैं इसकी डिफाइन बनाना चाहूँ तो इसकी डिफाइन क्या होगी सर, तो इसकी डिफाइन होगी द प्रोसेस in which a body gets similar charge when it put in contact with a charged conductor। कि अगर अपन एक चार्ज कंडक्टर को जिसपे कोई भी साइन हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसको अपन अगर एक किसी अनचार्ज बॉडी के पास में रख रहे हैं तो उसके ऊपर कैसा चार्ज डेवलप होगा भैया, सिमिलर चार्ज डेवलप होगा। और अपन किसके थ्रू करवा रहे हैं भैया, कॉन्टेक्ट के थ्रू करवा रहे हैं। तो मतलब दोनों बॉडी का आपस में कॉन्टेक्ट होना जरूरी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ से चार्ज कौन सा डेवलप होता है, सिमिलर चार्ज डेवलप होता है। अब इसके बाद एक अपना लास्ट बचा प्रोसेस जिसका नाम है बाय इंडक्शन। तो सर वो और समझा दो कि बाय इंडक्शन क्या होता है। तो देखो
तीसरा मेथड है बाय इंडक्शन। अब इसके अंदर क्या होता है, तो ये भी एक प्रोसेस है जिसके अंदर अपन चार्ज को जनरेट करवाएंगे, बट यहाँ थोड़ी कहानी उल्टी है कि एक बॉडी पहले से चार्ज होगी और दूसरी बॉडी के अंदर क्या होगा, चार्ज तो आएगा बट अपोजिट आएगा। अब कैसे आएगा देखो, तो मैंने कहा कि मेरे पास में एक रोड है सिल्क की, ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। अब इससे कहीं दूर अपन ने थोड़ा सा दूर एक वापस किसको रखा, अनचार्ज और न्यूट्रल बॉडी को रखा। तो मैंने बोला कि ये वो हनुमान है जिसके पास शक्तियां तो है बट उसको आवाज नहीं है कि मेरी शक्तियां हैं कहाँ। तो ऐसे हर किसी बॉडी के पास क्या होता है, चार्ज तो होता है बट वो शो नहीं करती है, क्योंकि चार्जेस तो सब बने हुए हैं ना भाई, अपनी बॉडी के अंदर भी चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि अपन भी एटम से बने हुए हैं। तो इस बॉडी के पास भी चार्ज तो था बट इसको शो नहीं हो रहा था। तो इसलिए प्रोसेस का नाम क्या है, इंडक्शन, मतलब इंस्पायर करना दूसरे वाले को कि तेरे पास भी चार्ज है, तू भी चार्ज को डेवलप कर सकता है। तो ये काम यहाँ पे कौन कर रहा है, ये ए वाली रोड कर रही है। तो ये ए रोड के पास कौन सा चार्ज था, नेगेटिव, और इस बी वाली बॉडी के पास कोई चार्ज नहीं था। अब जैसे इसको दूर से दिखाया, देख भाई मेरे पास चार्ज है, तो इसके अंदर इंस्पिरेशन होगा, अच्छा मेरे अंदर भी चार्ज है क्या। तो होगा क्या सेकंड स्टेप के अंदर, जैसे आपने इस नेगेटिव ऑब्जेक्ट को इसके पास में रखा, तो जो आपके पास ये अनचार्ज बॉडी थी इसके दो पोलर बन जाएंगे। दो पोल्स कैसे बनेंगे, इस ऑब्जेक्ट के पास वाले एंड पे जो नियर बाय एंड है वहां तो इसके अपोजिट साइन का चार्ज आएगा पॉजिटिव, और इसके जो फार अवे वाला पॉइंट है वहां पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, क्योंकि बॉडी के पास चार्ज तो दोनों ही होते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जैसे अपन ने इसको नेगेटिव दिखाया तो इस साइड पे तो कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव, और इस साइड पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया सर। इस साइड पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव। अब सर दोनों चार्ज को डेवलप करने, अपन को कोई सिंगल चार्ज डेवलप करना होता है। तो तीसरे स्टेप के अंदर अपन एक प्रोसेस लगाएंगे, उस प्रोसेस का नाम है अर्थिंग। क्या नाम है, अर्थिंग। तो जैसे इस बी वाले ऑब्जेक्ट के अंदर अपन अर्थिंग को कनेक्ट करेंगे, तो आप क्या बोलते हो, एक डायलॉग, धरती मेरी माँ है। तो धरती माँ नहीं है भैया, धरती एक कंडक्टर है, उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो चार्ज को अपनी तरफ गेन भी कर सकती है और लूज भी करवा सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे अपन यहाँ पे इसको अर्थिंग प्रोवाइड करेंगे, क्या प्रोवाइड करेंगे, अर्थिंग, तो जितना ये एक्सेस में नेगेटिव चार्ज है ये कहाँ चला जाएगा, अर्थ के अंदर चला जाएगा, और इसके अपोजिट पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन तो ग्राउंड से कहाँ होगी, ऑब्जेक्ट की तरफ, और इलेक्ट्रॉन कहाँ लीव करेगा, टुवर्ड ग्राउंड। तो जैसे अर्थिंग आपने करा तो पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, अर्थ के अंदर चला गया। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा भैया, ये रोड तो आपकी नेगेटिव रहेगी, और जो ये आपका ऑब्जेक्ट था इस ऑब्जेक्ट पे ओनली कौन सा चार्ज बच गया, सर पॉजिटिव चार्ज बच गया। कौन सा चार्ज बच गया, पॉजिटिव। अब जैसे इस ऑब्जेक्ट को आप इससे अलग करोगे तो क्या होगा देखो, जैसे आप इस ऑब्जेक्ट को इससे अलग करोगे तो क्या होगा देखो भैया, फाइनल स्टेप, कि इस पे तो रहेगा नेगेटिव चार्ज और ये बॉडी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी आपकी, ये बॉडी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने वही कहा, इस प्रोसेस के अंदर आप क्या करोगे भैया, इंडक्शन के अंदर, कि इंडक्शन के अंदर अपन किसी भी बॉडी के ऊपर अपोजिट चार्ज जनरेट करते हैं, उसको इंस्पायर करके कि तेरे पास भी चार्ज है। तो अपन इसको ये कह सकते हैं कि इट इज अ फिनोमेना और प्रोसेस इन विच वी डेवलप अपोजिट चार्ज ऑन अ अनचार्ज बॉडी व्हेन इट इज पुट नियर बाय अ कंडक्टर और अ चार्ज बॉडी। कि जब अपन इसको एक चार्ज बॉडी या कंडक्टर के पास में रखेंगे तो सामने वाली बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, अपोजिट चार्ज आ रहा है। तो इसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस इन विच opposite charge produced on a uncharged body when it placed nearby a charged body। ठीक है, तो मतलब अपन कह रहे हैं कि ऐसा प्रोसेस करेंगे डाइलेक्ट्रिक के अंदर, तो वहां अपन देखेंगे उसके अंदर क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। तो ये जो प्रोसेस हुआ ना चार्जेस का डेवलप होना, इसको अपन क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ये पोलराइजेशन हुआ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, तो अपन ने देखा कि अपन को तो एक चार्ज चाहिए था, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव।
तो अपन ने बोला कि अपोजिट चार्ज पॉजिटिव लेके आना है, तो यहाँ पे क्या कर दो, इसकी अर्थिंग कर दो। तो जैसे अर्थिंग करा तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो गया, नीचे की तरफ, ठीक है। तो इस बॉडी पे ओनली क्या बचा, पॉजिटिव। अब अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट को सेपरेट करोगे तो रोड तो पहले से नेगेटिव थी, बट आपका जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट था वो कैसा हो गया, अब पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो कुल मिला के अपन ने यहाँ पे क्या करा, इसको अपोजिट चार्ज को प्रोड्यूस करा। तो यहाँ पे कीवर्ड्स दो ही है, एक तो अपोजिट चार्ज और यहाँ पे नियर बाय रखना है, इसको कॉन्टेक्ट नहीं करवाना। कॉन्टेक्ट कहाँ करवाना था, फर्स्ट वाले के अंदर, ठीक है। बताओ भाई यहाँ मामला समझ में आया क्या आपको? अभी तक अपन ने 3 टॉपिक पढ़े जनरेशन ऑफ चार्ज के अंदर। पहला था रबिंग ऑफ फ्रिक्शन, जिसके अंदर अपन ने कहा कि दो ऑब्जेक्ट को अपन आपस में रब करेंगे तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा। तो जितना पहली बॉडी चार्ज को लिबरेट करेगी उतना दूसरी बॉडी चार्ज को क्या करेगी, गेन करेगी। इसको अपन बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा प्रोसेस अपन ने पढ़ा बाय कॉन्टेक्ट, कि जब दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में कॉन्टेक्ट करवाया जाता है जिसमें एक ऑब्जेक्ट चार्ज हो और दूसरा न्यूट्रल हो, तो जो पहली बॉडी या पहला ऑब्जेक्ट है वो अपने चार्ज का ट्रांसफर किसके अंदर करेगा, कॉन्टेक्ट से दूसरी बॉडी के अंदर। जैसे आपने इसको डेली लाइफ में फील भी किया होगा कि जैसे अपन वो कंबल करके बैठे रहते हैं, अचानक से कंबल हटाते हैं तो एक हल्का सा क्या होता है, अर्थिंग फील होता है। या जैसे किसी चेयर के साथ अपन कॉन्टेक्ट में बैठे होते हैं बहुत देर तक, अचानक से रिमूव करते हैं या कोई मतलब कोम वगैरह लगाता है अपन को, तो वहाँ पे अपन को क्या होता है, एक हल्का सा शॉक लगता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि अपन किसी बॉडी के कॉन्टेक्ट में आए, ठीक है। तीसरा अपना प्रोसेस क्या था, बाय इंडक्शन, जिसके अंदर अपन ने देखा कि एक बॉडी पहले से चार्ज थी, दूसरी बॉडी को उसके कॉन्टेक्ट में लेके आए, दूर से दिखाया देख चार्ज है। तो जैसे अपन ने दूर से दिखाया देख चार्ज है, तो दूसरी वाली के अंदर इंस्पिरेशन हुआ। इंडक्शन मतलब क्या होता है, इंस्पिरेशन, इंस्पायर करना सामने वाले को, भैया कि मेरे पास चार्ज है, तेरे पास भी चार्ज है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तू भी पढ़ाई कर, मेरे मार्क्स आएंगे तो तेरे मार्क्स भी आएंगे। तो जैसे अपन यहाँ इसको इंस्पायर करा तो हुआ क्या, पहली बॉडी चार्ज थी तो दूसरी बॉडी के अंदर भी क्या हुआ, चार्ज डेवलप हुआ, बट वो चार्ज कैसा था, अपोजिट चार्ज था। बताओ यहाँ तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई? चले आगे। तो आगे अपना अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है अपना प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो देखते हैं अगला टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है ये। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई कितनी प्रॉपर्टी होती है चार्ज के पास, तो आपका आंसर होगा 4। कितनी है, 4। वैसे और ज्यादा भी हो सकती है, बट अपन यहाँ बेसिकली जो अपने एनसीईआरटी अपने कोर्स के अकॉर्डिंग 4 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो सर 4 प्रॉपर्टी क्या क्या रहेगी? तो पहली प्रॉपर्टी जिसको अपन कहेंगे एडिटिविटी ऑफ चार्ज, क्या कहेंगे, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। दूसरी प्रॉपर्टी जो अपन को स्टडी करनी है उसका नाम होगा इनवेरियंस ऑफ चार्ज। उसका नाम क्या होगा, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। तीसरी प्रॉपर्टी जो अपन को स्टडी करनी है उसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और फोर्थ एंड फाइनल प्रॉपर्टी जिससे अपने न्यूमेरिकल भी आते हैं और विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉपर्टी जिसका नाम है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो कोई बताएगा भैया एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है? एनीवन? एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है? तो चलो शुरू करते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज ये कहता है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज ये कहता है कि चार्ज, तुमने क्या कहा था सर, कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर? तो आपने बोला था स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो कौन से रूल्स को फॉलो करेगी, स्केलर रूल्स को फॉलो करेगी। मतलब कि अपन इसके अंदर कौन सा सम लगाएंगे, एलजेब्रिक सम। मतलब कि अगर किसी बॉडी का मेरे को टोटल चार्ज निकालना हो सिस्टम का, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, जो उसके अंदर इंडिविजुअल चार्जेस अवेलेबल होंगे ना उनको डायरेक्ट ऐड कर देंगे विद साइन। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव साइन लेंगे, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव, और उनको आपस में ऐड करेंगे तो अपन बॉडी का क्या निकाल सकते हैं, टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। तो अपन एडिटिविटी के अंदर क्या कहते हैं, द टोटल चार्ज ऑफ एनी सिस्टम will be algebraic sum of all the individual charges present on it। कि मतलब कि अगर मेरे को एडिटिविटी प्रॉपर्टी समझनी है
तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास में अगर जो सिस्टम होगा उसके अंदर जितना इंडिविजुअल चार्ज होगा, आप उन सारे चार्जेस को आपस में ऐड कर दो तो आपके पास क्या मिलेगा, टोटल चार्ज मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने कहा कि मेरे पास में एक सिस्टम था, इस सिस्टम के ऊपर देखो एक तो था पॉजिटिव का Q1, एक था पॉजिटिव का Q2 और एक था माइनस का Q3। अब मेरे से पूछा गया बताओ इसका सा टोटल चार्ज कितना है, तो मैं कहूँगा इस बॉडी का टोटल चार्ज जो होगा वो होगा Q1 प्लस Q2 एंड नेगेटिव ऑफ Q3। कि इन सारे चार्जेस को आप क्या करो, विद साइन ऐड कर दो। अगर इनकी अपन को कोई वैल्यू गिवन होती 2 कूलम, 3 कूलम, -5 कूलम, तो आपस में इन सबको ऐड करो, जो आपका फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, टोटल चार्ज होगा। तो यहाँ इस प्रॉपर्टी के अंदर अपन ये समझ रहे हैं कि किसी भी बॉडी का अगर टोटल चार्ज निकालना हो तो इंडिविजुअल चार्जेस को आपस में क्या कर दो, ऐड कर दो। दूसरी प्रॉपर्टी अपनी आती है भैया इनवेरियंस ऑफ चार्ज। क्या आती है, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। अब सर इनवेरियंस ऑफ चार्ज क्या होता है, इनवेरियंस ऑफ चार्ज क्या होता है, तो देखो सेकेंड अपन पढ़ रहे हैं इनवेरियंस ऑफ चार्ज। अब इसकी ये प्रॉपर्टी जो है ना मास से लिंक होती है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि दो क्वांटिटी हैं जो कौन सी है, फंडामेंटल है। एक तो चार्ज फंडामेंटल होता है, दूसरा मास भी क्या होता है, फंडामेंटल होता है। तो इनवेरियंस ऑफ चार्ज से अपन ये कह रहे हैं कि चार्ज अगर किसी बॉडी पर है तो उस बॉडी को आप चाहे तो रेस्ट पे रखो या उसको मोशन करवा दो, भगा दो उसको। जैसे मैंने कहा कि इस पॉइंटर या इस स्टाइलस के ऊपर क्या है, 5 कूलम चार्ज है। अब ये अगर मेरे हाथ पे रेस्ट पे रखा हुआ है तब भी इस पे 5 कूलम चार्ज होगा, बट अगर मैं इसको मोशन कराना स्टार्ट करूंगा किसी वेलोसिटी या स्पीड से, तब भी उसके ऊपर कितना चार्ज होगा, 5 कूलम होगा। मतलब कि चार्ज को इस बात से कतई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी रेस्ट पर है या फिर मोशन में रहे, ठीक है ना। चाहे रेस्ट पे रहे या फिर मोशन पे रहे, चार्ज हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसको अपन कैसे समझेंगे, चार्ज विल बी independent of motion of any object, motion of any object। मतलब कि जो चार्ज है वो रेस्ट पे जितना होगा उतना ही चार्ज क्या होगा, मोशन पे होगा। कि चार्ज को मोशन और रेस्ट से कतई फर्क नहीं पड़ता। सर थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बताओ भैया, तो थर्ड प्रॉपर्टी का नाम है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब यार ये तो तुमने मतलब बचपन से रट्टा मारा होगा 9th 8th क्लास में एनर्जी के बारे में, कि एनर्जी क्या होती है, हमेशा कंजर्व रहती है। अब इसको अपन कैसे पढ़ते हैं, अपन बोलते हैं सर आत्मा अमर है। आत्मा का क्या नहीं होता, नाश नहीं होता, ओनली क्या होता है, ट्रांसफर। गीता का सार दे दिया तुमको मैंने कि आत्मा क्या है, अमर, ओनली क्या करती है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होती है। तो वैसे ही कौन है अपना भाई, चार्ज। तो चार्ज भी क्या करता है, ओनली एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। टोटल चार्ज किसी भी सिस्टम का हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अंदर अपन क्या कहते हैं, एक तो घिसी-पिटी डेफिनेशन, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। पहली बात। अगर इसी को दूसरी तरीके से लिखना चाहें अपन, तो अपन दूसरी तरीके से क्या लिखते हैं, द टोटल चार्ज ऑफ अ isolated system remains constant। कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा क्या रहता है भैया, कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। तो अपन ये कह रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमेशा टोटल चार्ज हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जैसे समझो इसको, कैसे कैसे तो समझो इसको भैया। मैंने बोला मेरे पास में एक सिस्टम था आइसोलेटेड, उसके अंदर दो ऑब्जेक्ट रखे थे, ए और बी। इसके पास में था 5 कूलम चार्ज और इसके पास था -2 कूलम चार्ज। थोड़ी देर के पास पता नहीं दोनों के अंदर क्या हुआ, कांटेक्ट हुआ, इंडक्शन हुआ। तो थोड़ी देर के बाद इन्होंने अपने चार्जेस को आपस में क्या करा, ट्रांसफर करा। तो फाइनल पिक्चर कुछ ऐसी बनी, फाइनल पिक्चर कुछ कैसी बनी, ऐसी कि इस बॉडी के ऊपर तो चार्ज आ गया 3 कूलम। कितना आ गया, 3 कूलम।
और इस बॉडी के ऊपर चार्ज हो गया 0 कूलम। कितना हो गया? 0 कूलम। बताओ दोनों सही है गलत है? तो दोनों के दोनों सही है, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों ऑब्जेक्ट का नेट चार्ज निकालोगे 5 कूलम माइनस 2 कूलम कितना आएगा? 3 कूलम। अब दोनों में पता नहीं क्या हुआ, चार्जेस का ट्रांसफर हुआ, तो इस बॉडी ने कुछ चार्ज दिया होगा उसको, तो उस पर नेगेटिव था, पॉजिटिव गेन करके क्या हुआ इसके अंदर देखो, इसका 3 कूलम और उसका कितना हुआ? 0 कूलम। तो टोटल अभी भी कितना आ रहा है? 3 कूलम। तो आपस में दोनों का कुछ भी ट्रांसफर हुआ हो, बट नेट चार्ज हमेशा क्या रहा दोनों का? कांस्टेंट। कि पहले भी कितना था? 3 कूलम, और बाद में भी कितना बना? 3 कूलम। तो चार्ज हमेशा क्या रहता है? कंजर्व रहता है। इसका एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ओनली क्या होता है? ट्रांसफर होता है, बट इसका कभी भी लॉस नहीं होता। ठीक है ना? अब आगे देखो, लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगली प्रॉपर्टी अपन को पढ़नी है, लास्ट प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब सर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलते हैं? तो क्वांटा मतलब होता है बेटा कोई भी फिक्स वैल्यू। जैसे आइंस्टीन ने कहा था कि जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो किस फॉर्म में होता है? इन टर्म्स ऑफ पैकेट्स। और उन्हीं पैकेट्स को उसने क्या कहा था? क्वांटा कहा था। तो यहाँ पे भी अपन कह रहे हैं कि जब चार्ज का एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगा ना भैया, तो वो कैसे होगा? इन टर्म्स ऑफ क्वांटा। अब क्वांटा क्या होती है? किसी भी चार्ज की फिक्स वैल्यू। मतलब आधा अधूरा चार्ज कभी ट्रांसफर नहीं होगा। चार्ज हमेशा किस में ट्रांसफर होगा? वॉल नंबर के अंदर, जिसको आप काउंट कर सको 1 2 3 4 5। मतलब मैंने बोला कि अगर मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट है, कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में चार्ज का ट्रांसफर हुआ, तो वो चार्ज जैसे जाएगा 1 गुलाम 2 गुलाम 3 गुलाम 4 गुलाम। ऐसे नहीं बोलोगे आप आधा गुलाम चार्ज गया, ठीक है ना, 2/3 गुलाम चार्ज गया। तो कभी भी फ्रैक्शन के अंदर चार्ज का ट्रांसफर नहीं होता, डेसिमल के अंदर चार्ज का ट्रांसफर नहीं होता। चार्ज हमेशा किस में ट्रांसफर होता है? वोल नंबर के अंदर। तो इसको अपन कैसे लिखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को? द ट्रांसफर ऑफ चार्ज will takes place in integral multiple of होल नंबर। मतलब कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर जो चार्ज का ट्रांसफर होता है वो किसके फॉर्म में होता है? वोल नंबर के फॉर्म में होता है। कभी भी आधा अधूरा चार्ज ट्रांसफर नहीं होता। तो जैसे अगर इसका फॉर्मूला अपन जो ड्राइव करते हैं Q का, वो होता है प्लस माइनस एनी। Q का फॉर्मूला क्या होता है? प्लस माइनस एनी। अब Q तो यहाँ पर होता है बेटा अपना अमाउंट ऑफ चार्ज। क्या होता है? अमाउंट ऑफ चार्ज। अब जो यहाँ पे E है वो मैंने आपको बताया था आगे भी, E जो होता है वो होता है अपना फंडामेंटल चार्ज। E यहाँ पर क्या है? अपना फंडामेंटल चार्ज, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलम। ठीक है ना? और यहाँ पे जो आपका n होता है, इस n को अपन बोलते हैं नंबर ऑफ चार्ज जो ट्रांसफर हुआ। नंबर ऑफ चार्ज जो अपन कह रहे हैं किसके अंदर होगा? वोल नंबर के अंदर, इंटीजर के फॉर्म में होगा। ठीक है ना? किसके फॉर्म में होगा? इंटीजर 1 2 3 4 5 6। ठीक है? यहाँ पे जो आपका n होगा वो क्या होगा? 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है ना? कभी भी आधा अधूरा नहीं होगा। तो इसी को बोलते हैं अपन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इसी प्रॉपर्टी पे अपन से जो ये फॉर्मूला है Q इक्वल टू एन, इससे अपने पास बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। तो कुछ एक न्यूमेरिकल्स अपन इसके लास्ट स्लाइड में करेंगे आज। बाकी न्यूमेरिकल्स की आपको शीट प्रोवाइड हो जाएगी जो आप बाद में कर सकते हो। ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं लास्ट टॉपिक, जिसके अंदर बस सीखेंगे कि चार्ज और मास के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी है। चार्ज भी अपना क्या है? फंडामेंटल। और मास भी क्या है? फंडामेंटल। कि कोई भी अगर स्मॉल से स्मॉल ऑब्जेक्ट भी होगा उसके अंदर मास भी होगा और उसके अंदर चार्ज भी होगा। तो ये नेचर के अंदर कैसे पाए जाते हैं? फंडामेंटल पाए जाते हैं। तो दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है वो अपन अपनी स्लाइड में देखते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट डिफरेंस अपन को दे रखा है, जो अपना सबसे फर्स्ट डिफरेंस दे रखा है, देखिए हाँ, तो फर्स्ट डिफरेंस दे रखा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मतलब जो अपना इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो अपना पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। तो क्योंकि अपन को पता है कि भैया जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होने की पॉसिबिलिटी है। बट किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का जो चार्ज हो, मतलब जो मास होगा, वो हमेशा क्या होगा?
पॉजिटिव होगा, वो क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। अपन ने कभी सुना है कि माइनस का 2 kg मास है मेरा भैया, नहीं सुना होगा। तो अपन बोल ही नहीं सकते कि मास क्या होगा, नेगेटिव होगा। दूसरा डिफरेंस क्या है देखो, जो अपना इलेक्ट्रिक चार्ज है अभी अपन ने सीखा था कैसा होता है, क्वांटाइज होता है, Q इक्वल टू एनी। अभी अपन ने फॉर्मूला क्या देखा था, Q इक्वल टू एनी, कि जब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर होगा वो किस फॉर्म में होगा भैया, Q इक्वल टू एनी फॉर्म में होगा, ठीक है ना। बट मास का अभी तक क्वांटाइजेशन प्रूफ नहीं हुआ है कि मास हमेशा क्या होगा, वोल नंबर में ट्रांसफर होगा, ये बात अभी तक प्रूफ नहीं हुई है। क्योंकि अपन बोल सकते हैं कि भाई 2/3 मास रिलीज हुआ फ्रैक्शन के अंदर, कि मेरा डेसिमल के अंदर मास गया, ठीक है ना। तो ये अभी तक क्वांटाइजेशन ऑफ मास अभी तक क्या नहीं हुआ, एस्टेब्लिश रिलेशन नहीं हुआ है। थर्ड डिफरेंस पे आओ, चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, whereas mass of a body increases with its speed। मतलब जो मास है बॉडी का वो तो क्या करेगा, स्पीड के साथ इंक्रीज कर सकता है, बट चार्ज जो होता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। कैसे सर, समझो। तो यहाँ पे जय हो आइंस्टीन बाबा की, किसकी जय हो, आइंस्टीन बाबा की। क्योंकि आइंस्टीन बाबा ने इसका एक फॉर्मूला दिया था, m इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, रिलेटिविटी के अंदर, कि जो मास होता है उसका स्पीड के साथ क्या होता है, रिलेशन होता है। जो मास होता है उसका स्पीड के साथ, वेलोसिटी के साथ क्या होता है, रिलेशन होता है। अब यहाँ पे जो एम नोट है वो तो है मास एट रेस्ट, कि जब कोई बॉडी रुकी हुई है उसका मास कितना होगा, एम नोट होगा। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं भैया सी क्या है, सी तो है सर स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि रिलेटिविटी के अंदर उसने सबको किससे कंपेयर किया था, स्पीड ऑफ लाइट से। इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे अपन ये कह रहे हैं बेटा कि जो मास है ना, मास का देखो वेलोसिटी के साथ, स्पीड के साथ क्या रिलेशन है। अब ये आइंस्टीन ने क्या बोला था कि जो m होगा वो होगा m नॉट डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पे c आपका स्पीड ऑफ लाइट है, v उस ऑब्जेक्ट जो मास जिसकी आप बात कर रहे हो उसकी स्पीड हो गई, और m नॉट उसका मास होगा रेस्ट पे। तो अपन देखेंगे कि जो ये नीचे वाली टर्म है, ये ओवरऑल टर्म क्या होगी, जो डिनोमीटर में है वो लेस होगी, क्योंकि c की वैल्यू क्या है, ओबीसी ज्यादा ही है पहले से। तो ये अगर डिनोमीटर वाली टर्म लेस होगी, मतलब कि कम होगी, तो उस केस में m ऑटोमेटिक क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अपन ये कह रहे हैं कि किसी भी बॉडी का मास तो स्पीड के साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है, बट चार्ज किस पे डिपेंड नहीं करता, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। क्योंकि अभी अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, क्या पढ़ा था अपन ने, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज पढ़ा था अपन ने। अच्छा, फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, चार्ज इज स्ट्रिक्टली कंजर्व्ड, मतलब चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व होता है। आगे देखो, मास इज नॉट कंजर्व्ड बाय इटसेल्फ एज सम ऑफ द मास में गेट चेंज इनटू एनर्जी और वाइस वर्सा। ये जो फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी है ना बेटा, ये क्वांटा की बात चल रही है। या आप पढ़ोगे सेकंड बुक के अंदर, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यूक्लियाई और एटम्स, तो वहां आइंस्टीन बाबा ने बोला था कि जो मास होता है उसका भी एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है, लॉस होता है। मतलब कि दोनों आपस में रिलेटेड है। कैसे, क्योंकि यही तो आइंस्टीन ने एक और इक्वेशन दी थी, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। कौन सी दी थी, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, कि मास का एनर्जी और एनर्जी का मास के अंदर आपस में क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। तभी तो अपन जिम जाते हैं भैया, और जिम जाने के बाद वेट चेक करते हैं बार बार, देखो भैया मेरा 2 कैलोरी लेस हुआ, 5 कैलोरी एनर्जी लॉस हुई, ठीक है। उसके बाद फिर मास भी देखते हैं कि मेरा मास कितना हुआ, 2 kg का लॉस हुआ। तो जिम जाने के बाद अपन बार बार ये क्यों कहते हैं कि भाई मेरा मास के अंदर लॉस हुआ, मेरा एनर्जी के अंदर गेन हुआ। तो अपन ये कर रहे हैं कि अपन एनर्जी को मास और मास को एनर्जी के अंदर क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी किसने बताया था, आइंस्टीन ने बताया था। तो अपन ये कह रहे हैं इस प्रॉपर्टी के अंदर, कौन सी प्रॉपर्टी, फोर्थ के अंदर, कि जो चार्ज है वो तो स्ट्रिक्टली कंजर्व्ड है, उसका ओनली हमेशा क्या होगा, एक बॉडी ट्रांसफर तो होगा, बट वो टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बट यहाँ पे अपन मास के लिए बात पूरी तरह से नहीं कह सकते, क्योंकि मास का एनर्जी के अंदर क्या होता है, कन्वर्जन होता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखो, फिफ्थ प्रॉपर्टी के अंदर कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। मतलब कि जो अपन अगला टॉपिक कल पढ़ेंगे उसके अंदर अपन ये देखेंगे कि जो चार्ज होते हैं, दो चार्ज, उनके बीच में जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। बट आपने 11th क्लास पढ़ी होगी बेटा, तो 11th क्लास के अंदर आपने चैप्टर ग्रेविटेशन वाला पढ़ा होगा, जो न्यूटन ने बताया था ग्रेविटेशन का लॉ। तो वहां पे आपने देखा होगा कि दो जो प्लैनेट्स होते हैं या जो हेवी मासेस होते हैं, उनके बीच में क्या लगता है, ग्रेविटेशन का फोर्स लगता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो उनका ग्रेविटेशन फोर्स होगा दो मासेस के बीच में, वो हमेशा कौन से नेचर का होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। जबकि चार्जेस के अंदर दो चार्जेस हैं तो उसमें रिपल्शन भी हो सकता है, अगर वो कैसे होंगे, लाइक चार्जेस होंगे।
और उनके अंदर अट्रैक्शन भी हो सकता है, जब वो कैसे होंगे, अनलाइक होंगे, ठीक है ना। बट मासेस के अंदर हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन डिफरेंट चार्ज में कैंसल आउट, बट ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन डिफरेंट बॉडीज नेवर कैंसल आउट। क्योंकि ऐसा है कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर दो बॉडीज पे सेम और अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। ये भी अपन कहाँ सीखेंगे, अगली क्लास के अंदर, जब अपन फोर्सेस ऑन सिंगल चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस सीखेंगे, तो वहां देखेंगे कि डिफरेंट फोर्स डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे, तो वो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं और नेट फोर्स जीरो कर सकते हैं। जबकि मासेस के अंदर अपन क्या करते हैं, जब मासेस के ऊपर फोर्स निकालते हैं तो सारे फोर्सेस को आपस में क्या करते हैं, सम करते हैं, ठीक है ना। तो वो कभी जीरो नहीं हो सकता, मतलब नेवर बी कैंसल आउट, ठीक है ना। सेवंथ प्रॉपर्टी क्या कह रही है, अ चार्ज बॉडी ऑलवेज पजेस सम मास वेयर एज अ बॉडी पजेसिंग मास may not have any net charge। अब देखो इसको समझो, ये अच्छी बात लिखी हुई है यहाँ पे। अब ये क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे समझो इसको। लास्ट प्रॉपर्टी के अंदर ये कह रहा है, लास्ट प्रॉपर्टी के अंदर ही भैया ये कह रहे हैं कि अगर मैंने बोला कि मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, अब मैंने बोला कि इसके ऊपर 2 कूलम चार्ज है, तो तुमको पता है कि जब चार्ज होगा तो भैया मास भी तो होगा। तो जब इस बॉडी के ऊपर 2 कूलम चार्ज है तो इसके ऊपर सर मास भी होगा, ये तो ऑब्वियस बात है, क्योंकि चार्ज के पास खुद के पास ही क्या होता है, मास होता है। अभी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन हो तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी मास होगा, प्रोटॉन हो तो प्रोटॉन के ऊपर भी मास होगा। तो जब सब इन बेसिक एलिमेंट्स के पास मास है, तो मैंने बोला अगर किसी बॉडी के ऊपर 2 कूलम चार्ज है तो सर उसके पास भी मास होना ऑब्वियस बात है। बट मैं कह रहा हूं कि एक बॉडी है जिसके पास मास है, मैंने बोला इसका मास 2 kg है, बट ये बॉडी बेटा कोई इंसुलेटर भी तो हो सकती है ना। अब सर इंसुलेटर के अंदर अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों क्या होते हैं, बैलेंस में होते हैं। जितना चार्ज पॉजिटिव होगा उतना चार्ज कितना होगा, नेगेटिव होगा। तो जब इसके अंदर नेट चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव आप मिलाओगे तो नेट चार्ज कितना आएगा, आपका 0 आएगा। तो अपन कह रहे हैं कि अगर किसी बॉडी पे मास हो तो ये जरूरी नहीं कि उसके ऊपर चार्ज भी होगा, चार्ज मे बी पॉसिबल और मे नॉट बी पॉसिबल। बट अगर किसी बॉडी पे चार्ज है इट मीन उसके पास मास तो हमेशा होगा ही होगा। तो ये थे बेसिक इनके डिफरेंस चार्ज और मास के अंदर, जो अपन को पता होना चाहिए नॉर्मल। और अब अपन करते हैं इस चैप्टर के इस यूनिट के जो अपन ने पढ़ा अभी, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके अंदर अभी तक बस एक टॉपिक ऐसा है जिसके न्यूमेरिकल्स बोर्ड्स के अंदर आते हैं, और वो टॉपिक था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके 2 से 3 न्यूमेरिकल। बाकी आपको इसकी एक कंप्लीट शीट मिल जाएगी आपको लिंक के अंदर इस वीडियो के नीचे, जिसको आप घर बैठ के सोल्व करो। जो डाउट्स हो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, जिससे कि हम उसकी एक वीडियो प्रिपेयर कर सकें, और वो आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। तो चलो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, कैन अ बॉडी बी गिवन अ चार्ज ऑफ 2.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, गिव रीजन फॉर योर आंसर। मतलब इसमें ये कह रहा है कि क्या किसी बॉडी को अपन इतना चार्ज प्रोवाइड कर सकते हैं 2.2 10⁻⁻19 कूलम। तो देखो ये जो क्वेश्चन आपके सामने अभी लिखा हुआ है, ये जो है ये एप्लीकेशन है किसकी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। तो भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में अपन ने क्या सीखा था कि जब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर होगा वो हमेशा किसके अंदर होगा, होल नंबर के अंदर होगा, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर के अंदर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आधा अधूरा चार्ज कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा। तो वहां अपन ने फॉर्मूला देखा था भैया Q इक्वल टू एनी, क्या फॉर्मूला देखा था, Q इक्वल टू एनी। अब क्वेश्चन के अंदर भैया ने चार्ज तो पहले से दे दिया कि क्या किसी बॉडी के पास 2.2 10⁻⁻19 कूलम चार्ज हो सकता है। तो भैया अपन ने चार्ज तो पहले से दे रखा है, तो मतलब Q की वैल्यू तो पहले से गिवन है। और सर अभी आपने बताया था जो E होता है उसकी वैल्यू तो फंडामेंटल होती है 1.6 10⁻⁻19। तो भाई गिवन क्या नहीं है अपने पास में, n। तो अगर मेरा यहाँ पे n का आंसर एक इंटीजर आया, क्या आया, अगर मेरा यहाँ पे आंसर ऑफ n अगर एक इंटीजर आया तो मैं बोलूंगा यस, इतना चार्ज अपन किसी बॉडी को दे सकते हैं। अगर मेरा आंसर इंटीजर नहीं आया, ध्यान से सुनना, अगर मेरा आंसर इंटीजर नहीं आया तो मैं बोलूंगा आंसर क्या होगा, नो, कि किसी बॉडी को इतना चार्ज नहीं दे सकते। तो एक बार क्वेश्चन वापस देख लो,
अब इसको अपन सोल्व करते हैं, तो आंसर क्या होगा देखो, अपन को पता है बिकॉज आपका Q कितना होता है भैया, Ni होता है। Q कितना होता है, Ni। क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन कितना था Q भैया, गिवन था 2.2 10⁻⁻19 कूलम। इस वैल्यू को यहाँ पुट करोगे आप 2.2 10⁻⁻19 कूलम इक्वल टू n। E की वैल्यू होती है फंडामेंटल ऑफ चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो कूलम से कूलम कैंसिल हो गया आपका, 10 की पावर 19 से 10 की पावर 9 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो n की वैल्यू बनी सर 2.2 डिवाइडेड बाय 1.6। डेसिमल रिमूव करने के बाद आपका आंसर बनेगा 22/16। इसको कैंसिल आउट करोगे तो आंसर बनेगा 11/8। क्या बनेगा, 11/8। अब 8 को अगर आप यहाँ से डिवाइड करोगे तो फर्स्ट बार में जाएगा, 8 1 जा 8, 3 बचा रिमेनिंग, तो वहाँ पे आप डेसिमल के बाद 0 लगाएंगे तो बनेगा 30। तो 8 3 जा हो जाएगा आपका 24, ठीक है। तो यह आएगा 1.37। कितना आएगा, 1.37। तो यहाँ पे जो आपकी n की वैल्यू है 1.37 आई, इट इज नॉट अ इंटीजर वैल्यू। कौन सी वैल्यू नहीं है भैया, कौन सी वैल्यू नहीं है, इंटीजर वैल्यू नहीं है। तो अपन कह रहे हैं कि जो आपका आंसर आया n इक्वल टू 1.37 ये एक इंटीजर नहीं है। तो अपन बोलेंगे क्या इसका आंसर, नो, अ बॉडी कैन नॉट बी गिवन चार्ज ऑफ 2.2 10⁻⁻19 कूलम। आंसर क्या होगा, नो। ये आंसर यस होता अगर n की वैल्यू कोई इंटीजर आती 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, क्वांटाइजेशन लगाना है। Q इक्वल टू Ne का फॉर्मूला लगाओ, n की वैल्यू फाइंड करो। अगर n की वैल्यू डेसिमल में फ्रैक्शन में आ रही है तो आपका आंसर नो होगा, और अगर वो आपकी वैल्यू अगर प्योर इंटीजर फॉर्म में आ रही है 1 2 3 4 5 6 तो आपका आंसर होगा यस, ठीक है। तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है देखो, सेकंड क्वेश्चन है इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन एवरी सेकंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। मतलब कि अगर एक बॉडी एक सेकंड के अंदर 10⁻⁹ कूलम चार्ज जो है वो लिबरेट कर रही है, बाहर निकाल रही है, तो बताओ उसके ऊपर टोटल 1 कूलम चार्ज को रिक्वायर्ड कितना होगा टाइम, मतलब टाइम कितना लगेगा उसको 1 कूलम चार्ज को गेट करने में, मतलब गेन करने के अंदर। बताओ भैया कैसे करें इसको। एक सेकंड के अंदर 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन निकाल रही है वो। तो मेरे को पहले तो ये बताओ कि गिवन क्वेश्चन के अंदर 10⁻⁹ क्या है, कोई बताएगा मेरे को, एनीवन कोई बताएगा यहाँ पे गिवन क्वेश्चन के अंदर 10⁻⁹ क्या है। मतलब जो ये कह रहा है कि एक सेकंड के अंदर एक बॉडी 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल रहे हैं, ये क्या है। तो मैंने बोला सर टॉपिक तो क्या चल रहा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज चल रहा है। जब टॉपिक अपना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज चल रहा है तो उसके अंदर से 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या गिवन है अपन को, n गिवन है। क्या गिवन है, n। तो यहां से मैं पहले एक बार एक सेकंड के अंदर निकलने वाला चार्ज निकाल सकता हूँ कि एक सेकंड के अंदर बॉडी कितना चार्ज निकाल रही है। तो देखो इसको करते हैं अटेम्प्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखो क्या होगा बेटा। अपन को गिवन क्या है, अपन को गिवन है अ बॉडी लिबरेट, कितना लिबरेट कर रही है, 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन एवरी सेकेंड। मतलब कि एक सेकेंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर रही है, 10⁻⁹, ठीक है। अच्छा टोटल चार्ज कितना चाहिए अपन को, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है टाइम इन विच इट अक्वायर 1 कूलम। मतलब कि अपन को इतना दे रखा है कि एक सेकंड के अंदर इतना चार्ज तो लिबरेट कर रही है, और फाइनल चार्ज कितना चाहिए आपको, 1 कूलम चाहिए। तो कैसे सोल्व करेंगे, अप्रोच क्या रहेगी देखो। तो अपन कह रहे हैं इफ 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन if 10⁻⁹ electron
लिबरेट इन 1 सेकेंड, देन अमाउंट ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड। कैसे निकालेंगे सर? Q इक्वल टू एन से, कि 1 सेकेंड के अंदर कितना चार्ज वो अक्वायर कर रही है, लिबरेट कर रहा है। तो यहाँ से Q का फॉर्मूला एन ही लगाओ। एन की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁹। ये जो आपको क्वेश्चन में गिवन था, ये आपको क्या गिवन था? एन गिवन था भैया। तो Q लगाओ आप एन, और E की वैल्यू कितनी होगी? 1.6 10⁻⁻19। अब सर 10 की पावर -19 और 10 की पावर +9, तो -19 + 9 कितना होगा? -10 होगा। तो यहाँ से आपके पास में Q की वैल्यू कितनी आ गई सर? 1.6 10 की पावर -10। मतलब कि 1 सेकंड के अंदर बॉडी के पास चार्ज कितना आएगा? 1.6 10 की पावर -10 कूलम। लेके कितना आना है अपन को? 1 कूलम लेके आना है। तो सिंपल सा है सर, यहाँ पे कौन सा मेथड लगाएंगे? वही बचपन वाला यूनिटरी मेथड। कौन सा मेथड लगाएंगे? यूनिटरी मेथड लगाएंगे सर यहाँ पे। अब कैसे लगेगा यूनिटरी मेथड? देखो, तो अपन क्या लिखेंगे? बिकॉज 1.6 10⁻⁻10 कूलम चार्ज acquire in इक्वल टू 1 सेकेंड। मतलब कि 1.6 10 की पावर -10 कूलम चार्ज कितने सेकेंड में अक्वायर हो रहा है? 1 सेकेंड के अंदर। तो अगर 1 सेकेंड के अंदर इतना चार्ज अक्वायर हो रहा है, तो अब मेरे को निकालना क्या? टाइम निकालना है, ठीक है। वो भी किसके लिए? 1 कूलम चार्ज के लिए। तो अगर 1 कूलम चार्ज मेरे को देखना है, हेंस 1 कूलम चार्ज अक्वायर इन टाइम। तो यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं? अगर 1 को करना है, यहाँ पे यूनिट करना है, तो इस वैल्यू को अपन कहाँ लेके जाएंगे? डिवाइड के अंदर लेके जाएंगे। तो ये आपका बन जाएगा 1 अपॉन में 1.6 10⁻⁻3 10 सेकेंड। तो आपका आंसर कितना बन रहा है सर? 1 कूलम चार्ज अक्वायर करने के लिए टाइम कितना आ गया? 1 अपॉन में 1.6 10⁻⁻10 सेकेंड। कैसे करा? बेसिक है, यूनिटरी मेथड लगाया अपन ने। अपन को दे रखा था कि 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन बॉडी से क्या कर रहे हैं? लिबरेट कर रहे हैं। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। तो अपन ने देखा कि 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करने में कितना टाइम लगा? 1 सेकंड। तो मैंने उसका पहले अमाउंट ऑफ चार्ज निकाला। कहाँ से निकाला सर? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। तो मैंने देखा कि 1 सेकंड के अंदर कितना चार्ज लिबरेट कर रहा है। कितना कर रहा है? 1.6 10 की पावर -10 कूलम। अब अगर ये वाला चार्ज मेरा 1 सेकंड में लिबरेट कर रहा है, तो अगर 1 कूलम निकालना, तो ये वैल्यू कहाँ आएगी? पूरी डिवाइड में आएगी। तो अब यहाँ से अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा, यहां से अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा, तो क्या बनेगा? देखो, यहां से अगर इसकी कैलकुलेशन करेंगे और टाइम निकालेंगे अपन बेटा, तो टाइम बनेगा, पावर ऊपर लेके जाओ, तो पावर बनी मेरी 10 की पावर +10 डिवाइडेड बाय 1.6 सेकेंड। अब सर ऐसे तो कैसे काम चलेगा? डिवाइड ही नहीं होगा। तो मैं कहूंगा कि यहाँ से इसका डेसिमल उड़ाओ। तो डेसिमल उड़ाओगे तो पावर कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। तो ऊपर बनेगा 10। अब 10 से भी डिवाइड जाएगा नहीं 16 का, तो एक पावर 10 की पावर 10 से कैरी करो, ये बना 100/16, और पावर कैरी करी तो यहाँ बचा 9। यहाँ कितना बचा? 9 बचा। अब 100 में 16 का डिवाइड करो, ठीक है। अगर नहीं आता तो पहले इसको काट लो थोड़ा सा, यह बनेगा 50 और ये बनेगा 8। अब इजी हो जाएगा, 8 6 48, तो पहले जाएगा 48, बचेगा 2 रिमेनिंग। डेसिमल के बाद 20 बनेगा, तो 20 में होगा 8 2 16, और फिर बचेगा कितना? 4, और 4 में जाएगा 5 बार। तो ये हो जाएगा आपका 6.25 10⁻⁹ सेकेंड। ये आपका टाइम आ गया। मतलब कि एक बॉडी को 1 कूलम चार्ज डेवलप करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 6.25 10⁻⁹ सेकेंड। जब वो कितने इलेक्ट्रॉन हर सेकेंड रिलीज कर रही है? 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन। सिंपल सा है, पहले 1 सेकेंड का अमाउंट ऑफ चार्ज निकालो, यूनिटरी मेथड से उसका टाइम निकाल दो। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये मेरा आंसर सेकंड में आया। कमेंट सेक्शन के अंदर फटाफट इसका आंसर मेरे को ईयर्स में निकाल के दो, ठीक है। ये आपका टास्क रहेगा, अगली वीडियो में देखूंगा किसने क्या आंसर लिखा है, ठीक है ना। तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि इसका टाइम जो है वो ईयर्स के अंदर कितना निकलेगा, क्या करोगे। अगर मेरे वहां पे ऑप्शन एग्जाम के अंदर ईयर्स में होंगे, तो मैं इसको कैसे ईयर्स के अंदर कन्वर्ट करूंगा। बेसिक मैथ है, देखते हैं कौन सा निकालता है यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं अपन लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है अपना,
और ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का मिक्सअप है, बोलते हैं ना डीओ, तो ये डीओ है किसका, केमिस्ट्री और फिजिक्स का। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर, मतलब अगर मैं एक कप ऑफ वाटर को यूज करूं तो उसके अंदर कितना चार्ज होगा, ये मेरे को निकालना है कि अगर मैं एक कप ऑफ वाटर को यूज करूं। हाँ, तो अब अपना लास्ट क्वेश्चन है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज विल बी देयर इन अ कप ऑफ वाटर। तो भैया बेसिक यहाँ पर ये है कि जो अपना कप ऑफ वाटर है उसका अपन को मास नहीं गिवन, तो यहाँ पे अपन को उसका मास अज्यूम करना पड़ेगा। तो अपन कह रहे हैं कि लेट द मास ऑफ कप ऑफ वाटर कितना है, 250 ग्राम। कितना मास है इसका, 250 ग्राम। अब मैंने वही बोला है कि ये क्वेश्चन थोड़ा खूबसूरत है, ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल क्वेश्चन क्यों है ये, क्योंकि इसके अंदर दोनों आ रहे हैं, फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी, क्योंकि यहाँ अपन को निकालना पड़ेंगे इनके मोल्स, कि जो अपन एक कप ऑफ वाटर को यूज कर रहे हैं उसके मोल्स कितने होंगे और उसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, क्योंकि अपन को निकालना भी चार्ज। अब अगर चार्ज निकालना है तो पार्टिकल्स तो निकालने पड़ेंगे ना भाई, वो किस पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, कितने पार्टिकल्स है उसके अंदर। तो मैंने बोला कि जो मास ऑफ कप ऑफ वाटर है वो कितना भैया, 250 ग्राम है। अब कोई मेरे को बताएगा भाई मोलिकुलर मास कितना होता है वाटर का, तो आप बोलोगे सर हमने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है कि वाटर जो होता है वो होता है H2O। वाटर हमारा क्या होता है, H2O। दो तो इसके अंदर हाइड्रोजन होती है और एक क्या होती है, ऑक्सीजन। तो सर हाइड्रोजन का 2 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना, 16 ग्राम। तो दोनों को मिलाओगे तो कितना बनेगा सर, 18 ग्राम। मतलब कि वाटर का जो मोलिकुलर मास होता है वो कितना होता है, 18 ग्राम होता है। सही बात है क्या भैया, सही बात है। तो मेरे को पता है मोलिकुलर मास ऑफ वाटर H2O कितना होता है, 18 ग्राम। अब आपने केमिस्ट्री के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, बिकॉज स्मॉल n बाय एन ए इक्वल टू स्मॉल m बाय कैपिटल N। बताओ ये रिलेशन पढ़ा है क्या आपने, नहीं भी पढ़ा कोई बात नहीं है, मैं बता देता हूँ क्या है ये। यहाँ पे आपका n तो होता है नंबर ऑफ मोल्स, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। जो आपका Na है वो है एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.02 10 की पावर 23 पार्टिकल। कितने होते हैं, 6.02 10 की पावर 23 पार्टिकल, क्योंकि एक मोल के अंदर अकॉर्डिंग टू एवोगाद्रो कितने पार्टिकल होते हैं, 6.02 10 की पावर 23। स्मॉल m जो है वो आपका होता है गिवन मास, क्या होता है, गिवन मास। और जो कैपिटल M है वो आपका होता है मोलर मास, क्या होता है, मोलर मास। अब देखते हैं यहाँ से अपन को निकालने इसके नंबर ऑफ मोल्स। तो सर नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, स्मॉल m बाय कैपिटल M मल्टीप्लाई में Na। ठीक है, तो सर स्मॉल m तो हमको गिवन था, कितना गिवन मास, 250। मोलर मास कितना गिवन था सर, 18। मल्टीप्लाई करना है 6.02 10 की पावर 23, 10 की पावर 23। अब इसमें इसको आप पहले तो क्या करो भैया, थोड़ा काटो इसको 125 और 9 से। ठीक है, 125 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट आपका आएगा 752.5 के आसपास। कितना आएगा ये आपका, 752.5, और डिवाइड में आपका चल रहा था 9 और 10 की पावर 23। इसको आप आराम से इत्मीनान से सोल्व करिए, तो यह आपका आंसर आएगा 8.36 10 की पावर 24। अब सर पावर कैसे बढ़ गई, क्योंकि यहाँ डिवाइड करोगे तो 83 पॉइंट कितना आएगा, 6 आएगा, और पावर को आगे शिफ्ट करोगे तो पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज। मतलब पावर को पीछे, डेसिमल को पीछे शिफ्ट करोगे तो पावर क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज। तो मतलब मेरे पास में नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए भैया, 8.36 10 की पावर 24। मतलब कि जो मैंने एक कप ऑफ वाटर यूज करा उसके अंदर मेरे नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 8.36 10 की पावर 24। ठीक है, बट यहाँ अब एक दिक्कत है बेटा, अपन ने नंबर ऑफ मोल्स तो निकाल दिए, बट मेरे को निकालना क्या है, पार्टिकल्स निकालने। मतलब इतने पार्टिकल्स अपन ने निकाल दिए नंबर ऑफ मोल्स के अंदर, कितने पार्टिकल्स हैं, बट मेरे को पता है कि यहाँ पे जो वाटर है ना, उस वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन और एक क्या है, ऑक्सीजन है। तो मेरे को पता है कि सर हाइड्रोजन जो है ना, वो हाइड्रोजन तो कितने प्लेस पे आता है, 1 प्लेस पे आता है। तो एक हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 के अंदर कितने हुए सर,
2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन हुए। बताओ बात सही है गलत है? अच्छा, जब एक ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन आता है 8 पे, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन होंगे। तो मतलब कि सर एक मॉलिक्यूल अगर मैं H2O का लूंगा, अगर मैं H2O का एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं तो उसके अंदर सर क्या हो रहा है, उसके अंदर 10 पार्टिकल है। 10 पार्टिकल नहीं, सॉरी, मतलब मैं अगर एक मॉलिक्यूल H2O का ले रहा हूं तो उसके अंदर मेरे पास में 10 इलेक्ट्रॉन या 10 क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है, और नंबर ऑफ पार्टिकल मेरे पास में मोल्स कितने आ गए, 8.36 10 की पावर 24 आ गए। ठीक है क्या? अरे ठीक है क्या भैया? मेरे पास में कितना आंसर आया एन का, 8.36 10 की पावर 24 आया आंसर। बताओ सही है क्या? तो मेरे पास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ गए भैया? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए मेरे पास में 8.36 10 की पावर 24। कितना आ गया? 8.36 10 की पावर 24। तो मेरे पास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए वाटर के, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर या H2O मेरे पास में कितने आ गए सर, 8.36 10 की पावर 24। अब मेरे को पता है कि भैया कि जो H2O है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन H2O के अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर अभी मैंने बताया कितने होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 10 प्रोटॉन होते हैं। तो अगर मैं इसका टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना चाहूँ, क्योंकि मेरे को पता है बिकॉज 1 H2O कंटेंट्स कि एक H2O के अंदर क्या होते हैं सर, या तो 10 प्रोटॉन होंगे या फिर 10 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर मैं इसका अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना चाहूँ, क्या निकालना चाहूँ, अमाउंट ऑफ चार्ज जो होता है Q इक्वल टू एन डेज की। अब यहाँ पे एन ही क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे अपने पास में जो एन डेज है वो है 10 एन, मतलब 10 नंबर ऑफ एन। ठीक है ना? तो जैसे अपन ने यहाँ पे Q इक्वल टू एन डेज की लगाया और एन डेज की वैल्यू कितनी है मेरे 10 टाइम्स ऑफ एन, और मेरा एन कितना आया था 8.36, मेरा एन कितना आया था 8.36 10 की पावर 24 पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ से आपका जो ये बनेगा फॉर्मूला एन डैश का, वो बनेगा 10 इंटू 8.36 10 की पावर 24। इस एन डैश की वैल्यू को आप कहाँ रखो, इलेक्ट्रॉन के साथ रखो, तो क्या बनेगा Q इक्वल टू 10 इंटू 8.36 10 रेज टू पावर 24 और मल्टीप्लाई में आपका आएगा 1.6 10 की पावर -19। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले 10 को मल्टीप्लाई करो तो 10 की पावर 25, पहले पावर को बैलेंस करो। तो पावर को आप बैलेंस करोगे तो ये 10, ये 10 की पावर 24 और ये आपकी 10 की पावर -19। इसको आप सोल्व करोगे तो ये आपके पास पावर्स में आएगी Q इक्वल टू 8.36 1.6। इसको तो करो सेपरेट, 10 की पावर 24 और 10 मतलब कितना हो गया, 10 की पावर 25। 25 में से माइनस का 19 गया तो पावर कितनी बनेगी 6, पॉजिटिव का 6। इनको आप मल्टीप्लाई करो 8.36 और 1.6 को, तो इसका आंसर आएगा आपका 13.3। कितना आएगा मल्टीप्लाई पे, 13.3 10 की पावर 6। डेसिमल को राइट लेफ्ट साइड आप शिफ्ट करोगे तो पावर आपकी इंक्रीज होगी और फाइनल आंसर आएगा 1.33 10 रेज टू पावर 7 कूलम। मतलब कि एक कप ऑफ वाटर के अंदर आपका कितना चार्ज होगा, 1.33 10 की पावर 7 चार्ज होगा। वापस सुन लो इसको एक बार वापस, क्या करा अपन ने बेटा, इसके अंदर अपन ने क्या करा देखो इसको। अपने पास बोला गया कि एक कप ऑफ वाटर होगा तो उसके अंदर अपने पास में कितना चार्ज होगा। तो मैंने बोला कि सबसे पहले इसका आप मास अज्यूम करो, तो मैंने बोला कि इसके अंदर मास कितना है 250 ग्राम। अब मेरे को पता है केमिस्ट्री के अंदर इसका मोलिकुलर मास कितना होता है 18 होता है, 18 ग्राम। तो वहां से मैंने इसका मोलिकुलर मास देखा 18 ग्राम होगा। यहाँ से फिर मैंने इसके नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या करा, मैंने n अपॉन Na इक्वल टू m अपॉन कैपिटल M, ये वाला फॉर्मूला लगाया। तो इस आइडेंटिटी से मेरे पास में इसके क्या आ गए, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आ गए। क्या आ गए, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। अब मेरे को पास में नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितना है 8.36 10 की पावर 24, क्योंकि यहाँ पे देखो स्मॉल m अपने पास में था कितना, गिवन मास 250, कैपिटल M था 18, Na था 6.02 10 की पावर 23। तो यहाँ से अपन इसके नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकाल दिए। अब जैसे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स अपन ने निकाले तो मेरे को पता है कि एक मोलिक्यूल के अंदर H2O के अंदर कितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 होते हैं, क्योंकि 2 हाइड्रोजन और 8 उसके ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन।
तो जब टोटल अपने पास में 10 मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं एक मोलिक्यूल के अंदर, तो अपन ने जब इसका एक H2O मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज निकाला, तो अपन यहाँ पे n डायरेक्ट नहीं रखेंगे, n को क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो 8.36 10 की पावर 24 आए, बट टोटल चार्ज कितना है एक मॉलिक्यूल के अंदर 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बताओ बराबर कि नहीं बराबर। तो अपन यहाँ पे कह रहे हैं कि जो Q होगा वो होगा 10 टाइम्स ऑफ एनी, तो 10 से अपन ने एनी को मल्टीप्लाई करा, बाकी वैल्यू अपन ने पुट करी, तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है 1.33 10 की पावर 7। तो ये थी आपकी आज की बेसिक क्लास अबाउट चार्ज एंड इट्स टाइप्स। फिर अपन ने पढ़ा चार्ज अगर होता है उसके टाइप्स होते हैं, तो उसके जनरेशन के मेथड क्या थे, वो अपन ने देखे 3 मेथड होते हैं, ठीक है, बाय कॉन्टेक्ट, बाय रबिंग और बाय इंडक्शन। इसके बाद फिर अपन ने पढ़े इसकी प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज 4 थी। पहली थी इनवेरियंस ऑफ चार्ज, ठीक है, दूसरी थी अपने पास में कौन सी, एडिटिविटी, फिर अपन ने पढ़ा कौन सा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और फिर फोर्थ अपन ने पढ़ा था कौन सा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसके अपन ने न्यूमेरिकल्स भी करे। फिर अपन ने देखा कि चार्ज और मास के अंदर डिफरेंस क्या होता है बेसिक, वो अपन ने क्लियर करा, ठीक है। तो ये था पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन अबाउट चार्ज। इतना आपको पता होना चाहिए, तभी आप आगे की चीजें जो अपनी नेक्स्ट क्लास में आएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो आप क्लियर कर सकते हो। तो ये थी आपकी टोटल आज की क्लास। आई होप कि आपको पूरा मजा आया होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर कोई आपको डाउट हो या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, तो आप मेरे गिवन व्हाट्सएप नंबर जो आपको इनिशियल स्लाइड थी उस पर मैसेज कर सकते हो, या कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ और एक नई एनर्जी के साथ। टिल देन वॉट एवर यू वांट टू डू, ठीक है। बाकी जय हिंद, जय भारत। और बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।